All right, good morning, students. Today we'll be starting our new topic from Unit 3, जिसमें कि we will be studying about the different modifications that are being done to the microorganisms for production of cheese. जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि चीज के लिए यू हैव द चीज मिल्क, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है, विच इज appropriate for the production of चीज मिल्क से आपका स्टार्टर कल्चर जब आप ऐड करते हो तो आपको चीज कर्ड मिलता है। ठीक है, उस चीज कर्ड की प्रोसेसिंग होती है, राइपनिंग होती है, फिर उसके बाद आपको मैच्योर चीज मिलता है। ठीक है, तो मैच्योर चीज के दौरान जो हमने एक्सेलरेशन ऑफ चीज राइपनिंग पढ़ा था, उसमें हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें राइपनिंग के लिए आप कौन सी टेक्निक्स लगा सकते हो राइपनिंग पीरियड को कम करने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए, जैसे कि माइक्रोबियल रेनेट हमने पढ़ा था। देन वी स्टडीड अबाउट द recombinant chymosin. We also studied about different exogenous enzymes like peptidases, proteinases, lipases, beta galactosidase. तो इसी तरीके से ये जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम डील करेंगे सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्टार्टर कल्चर के साथ साथ आप ऐड कर सकते हो, which will not provide with the acidity to form the curd, but these microorganisms will provide certain other aspects. Those aspects are the enzymes that, such as proteinases or peptidases, which will play the role in the flavor development of the cheese. ठीक है, तो सबसे पहले ये बता देती हूँ कि what is starter culture. Let us have a quick recap. तो स्टार्टर कल्चर क्या होता है? ये वो माइक्रोबियल कल्चर होता है जो हम चीज मिल्क में डालते हैं, विच इज जनरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फ्रॉम द सब स्पीशीज लैक्टिस और क्रीमोरिस, एंड what they do is these microorganisms, they convert the lactose present in the milk to the lactic acid, and they do not produce certain byproducts such as acetic acid and carbon dioxide. So basically, starter culture are the microbial cultures which are added in cheese making for the production of lactic acid from lactose, which is present in the milk. तो जो एसिड प्रोडक्शन होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चीज के कर्ड के फॉर्मेशन में। एप्रोप्रिएट टाइम पर, प्रॉपर रेट पर, प्रॉपर तरीके से जो एसिड डेवलपमेंट होता है, वही आपकी चीज की क्वालिटी को डिफाइन करता है। मान लीजिए आपने एक मिल्क लिया, उसको आपने रख दिया, जनरली यू आर नॉट एडिंग एनी स्टार्टर कल्चर, तो जब उसमें नेचुरल स्पॉन्टेनियस फर्मेंटेशन होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, डिफरेंट स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं। जो स्टार्ट ग्रेजुअल अगर एसिड इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ जो ऑफ फ्लेवर्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टरलाइज किया जाता है चीज मिल्क को, उसके बाद माइक्रोबियल कल्चर वही ऐड किया जाता है which has the specific properties of fermentation which can give you a better cheese. तो एक गुड स्टार्टर कल्चर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, दैट इट मस्ट बी विगरस एंड प्रोड्यूस एसिड एट अ क्विक, कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड रेट. It should produce a lactic acid flavor and aroma, and it should not produce any off flavor, taint, pigment or gas. किसी तरीके का ऑफ फ्लेवर या पिगमेंट या गैस प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, सिर्फ लैक्टिक एसिड का फ्लेवर आना चाहिए। स्टार्टर कल्चर में इनिशियली जब आप चीज कर्ड बनाते हो, उस टाइम पर सिर्फ लैक्टिक एसिड की वजह से कर्डलिंग ही रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस सिर्फ राइपनिंग के दौरान ही रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अगर इनिशियल कर्डिंग के स्टेज पे प्रोटियोलिसिस या लिपोलिसिस होती है तो चीज में ऑफ फ्लेवर्स आ जाते हैं, प्रॉपर कर्डिंग नहीं होती है।
तो नो प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस should be a characteristics of a good starter culture. It should contain only lactic acid bacteria of desired type and it must produce acidity smoothly under the conditions of manufacture. अब जो डिफरेंट स्टार्टर कल्चर्स आपके यूज होते हैं वो दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी होती है मीजोफिलिक कैटेगरी, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसके लिए होता है 30 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ साथ जो दूसरी कैटेगरी होती है वो थर्मोफिलिक स्टार्टर कल्चर्स होते हैं, जिनके लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है इट इज 45 डिग्री सेल्सियस। अब आपका मीजोफिलिक कल्चर लेंगे या थर्मोफिलिक कल्चर लेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का चीज डेवलप कर रहे हो, किस तरीके का चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। मीजोफिलिक कल्चर जनरली यूज किया जाता है चेदार चीज, गौडा, एडम ब्लू एंड कैम्बर्ड चीज के लिए, जबकि जो थर्मोफिलिक कल्चर्स होते हैं वो स्विस और इटालियन वेराइटीज के लिए यूज होते हैं। जैसे कॉटेज चीज है तो कॉटेज चीज के लिए लैक्टिस सब स्पीशीज, क्रेमोरिस, ये आपके इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से शिदार चीज है उसके लिए लैक्टिस क्रेमोरिस इस्तेमाल होता है। ठीक है, एमेंटल के लिए थर्मोफाइलस, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस, लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज बल्गैरिकस, ये आपके एमेंटल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के चीज के लिए डिफरेंट कैटेगरीज की आपके स्टार्टर कल्चर का इस्तेमाल होता है। अब आपका आता है कि क्या मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टार्टर कल्चर की, जिससे कि वो स्टार्टर कल्चर्स आपके राइपनिंग के दौरान इस्तेमाल किए जा सके। तो स्टार्टर कल्चर अभी तक आपने कर्ड फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि राइपनिंग के दौरान हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, जैसे कि प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस। इनका काम क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, और पेप्टाइडेजेस का काम होता है पेप्टाइड्स को फ्री अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करना, जिसकी वजह से चीज में एरोमा और फ्लेवर डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस को बढ़ाने के लिए अगर आप ज्यादा वॉल्यूम में स्टार्टर कल्चर ऐड करोगे शुरुआत में, तो क्या होगा कि प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ व्हाट विल हैपन इज एसिड का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो आपका चीज कर्ड होगा वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा और it will not form a good quality of cheese. So for accelerated cheese ripening, addition of increased volume of starter culture or enhancing their growth is necessary for producing more proteinases or peptidases. But what happens is increasing the starter culture will affect the manufacturing of cheese and produce atypical cheese by increased production of acid. मतलब क्या होगा, अगर आप increased volume of starter culture डालोगे to have increased volume of proteinases and peptidases, नेचुरली एसिड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर एसिड एक जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो भी आपकी चीज क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। तो आपको स्टार्टर कल्चर्स को कुछ ऐसे मॉडिफाई करना है जो आपके प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस तो फॉर्म करें लेकिन लैक्टिक एसिड ना बनाए, मतलब वो फर्मेंटेशन ना करें, एसिड का फॉर्मेशन ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस के सोर्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हो। ठीक है ना? So the concept is based on the augmentation of natural starter inoculum with starter preparations which have been treated in such a way so as to prevent them from metabolizing and producing acid during cheese making, but yet have their important degradative enzymes left intact. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक तो आप स्टार्टर कल्चर ऐड करोगे जो एसिड प्रोड्यूस करेगा और चीज के कर्ड में फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है, उसके साथ साथ आप ऐसे कल्चर्स उसमें ऐड करोगे which will not be involved in the production of acid
but they will provide as the source of enzymes such as proteinases और peptidases. तो इसमें जो पहला आपका टेक्निक आती है वो होता है एटीन्यूएटेड स्टार्टर्स. एटीन्यूएटेड स्टार्टर्स मतलब होते हैं चेंज्ड, जिनमें हमने कुछ एटीन्यूएशन किया हो, कुछ चेंज किया हो, कुछ तोड़ मोड़ की हो. ठीक है. तो एटीन्यूएटेड स्टार्टर्स आर द मॉडिफाइड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जनरली, जिनमें कि एसिड प्रोडक्शन तो नहीं होता है. दे लैक द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एसिड, but they will provide active enzymes which can play a significant role in maturation and flavor development in cheese, जो मैंने अभी आपको बताया. Okay. However, जो आपके चीज होते हैं एटीन्यूएटेड स्टार्टर्स, उन्हें भी स्टार्टर कल्चर के साथ चीज मिल्क में ही ऐड किया जाता है. अब जो एटीन्यूएटेड स्टार्टर कल्चर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन आपका कई तरीके से किया जा सकता है. या तो हीट से प्रोडक्शन किया जा सकता है, फ्रीज शॉक्ड दिया जा सकता है, सॉल्वेंट ट्रीटमेंट, नेचुरली आप म्यूटेंट स्टार्टर कल्चर्स का सिलेक्शन कर सकते हो, लाइसोजाइम ट्रीटमेंट दे सकते हो, स्प्रे ड्राइंग कर सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स बाय व्हिच यू प्रोड्यूस एटीन्यूएटेड स्टार्टर कल्चर्स. सबसे पहला है हीट शॉकिंग. इसमें क्या किया जाता है, आपके जो माइक्रोबियल कल्चर्स होता है उनको हीट ट्रीटमेंट देते हैं एट 60 डिग्री और 70 डिग्री सेल्सियस ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स. जिससे क्या होता है, उनमें जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है. ठीक है. लेकिन उनमें जो प्रोटीनेसेस और पेप्टाइडेसेस होते हैं वो मौजूद रहते हैं, वो नहीं खत्म होते, नहीं डिस्ट्रॉय होते. So in one of these approaches, that is heat shocking of starter cells by sublethal heat treatment at 60 degree or 70 degrees Celsius for few seconds, substantially delays lactic acid production of mixed strain mesophilic starter cultures or thermophilic streptococci or lactobacillus, while only marginally reducing their proteinase और peptidase activity. तो जो एडिशन होता है हीट शॉक्ड सेल्स का, वो रिड्यूस कर देता है चीज राइपनिंग के पीरियड को और फ्लेवर को बढ़ा देता है चीज में. लेकिन क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस दिया है, बट जनरली अगर ज्यादा थोड़ा बहुत भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे शूट अप कर जाएगा, तो वो आपके प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस को भी इनएक्टिवेट कर देगा और they will be not functional. ये इसका डिसएडवांटेज है. ठीक है. The cost is prohibitively high as higher volume of heat shocked cells is necessary for bringing about desirable effect. तो नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक है वो फ्रीज एंड थॉइंग ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इसमें क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड आपके बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उन्हें -20 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करते हैं ओवरनाइट, और उसके बाद उनका रैपिडली टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर. इसके बाद क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन इसकी जो एंजाइम होते हैं उसकी एक्टिविटी बनी रहती है. इसके अलावा जो आपकी टेक्निक्स हैं, अदर मेथड्स हैं एटीन्यूएशन के, वो होते हैं फ्रीज ड्राइंग या फिर स्प्रे ड्राइंग. ठीक है. लेकिन ये मेथड्स को इतना कमर्शियल गेन अभी नहीं मिला है. लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको ब्रेक करता है. कैसे ब्रेक करता है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, इसमें आपका जो लिंकेज होता है β14 लिंकेज विच इज प्रेजेंट इन द पेप्टिडोग्लाइकन cell wall layer between the N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine, इसको ये ब्रेक कर देता है. ठीक है. इस बॉन्ड के ब्रेकेज की वजह से क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो वीक हो जाती है और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है, मतलब टूट जाता है बैक्टीरियल सेल. उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्टार्टर कल्चर्स होते हैं वो एसिड प्रोडक्शन नहीं करते, सिर्फ उनके एंजाइम की ही एक्टिविटी रह जाती है. लेकिन फिर क्या बात आती है कि लाइसोजाइम इज एन एंजाइम व्हिच इज टू एक्सपेंसिव टू अप्लाई फॉर large scale
manufacturing. In case of solvent treated cells, treatment of starter cell suspension with organic solvents result in activation of some membrane-bound proteolytic enzymes. Now it is possible to generate cells which do not produce acid but have 10 times greater peptidase activity than normal cells. नेक्स्ट आपका जो आता है एटीनेटेड स्टार्टर कल्चर्स के बाद म्यूटेंट स्टार्टर स्ट्रेन्स. म्यूटेंट स्टार्टर स्ट्रेन्स मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेन्स जिनमें म्यूटेंट क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जीन में उनके चेंजेस होंगे, जैसे कि लैक्टेज नेगेटिव. लैक्टेज इसमें जो जीन है वो नेगेटिव है. जब जीन ही नेगेटिव है तो इट इज नॉट एबल टू मेटाबोलाइज लैक्टोज. या फिर प्रोटीनेज नेगेटिव और लैक्टेज नेगेटिव और प्रोटीनेज पॉजिटिव. कुछ ऐसे आपके वेरिएंट्स होते हैं, म्यूटेंट्स होते हैं जो स्टार्टर स्ट्रेन्स की तरह यूज किए जा सकते हैं और ये राइपनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, चीज की राइपनिंग में. अब जो म्यूटेंट स्ट्रेन का सिलेक्शन होता है, या तो आप उसे नेचुरली सेलेक्ट कर सकते हो नेचुरल पूल में से, अदरवाइज स्पेसिफिक म्यूटेशन क्रिएट भी की जा सकती है कुछ केमिकल्स या एक्सरेज की मदद से. केमिकल्स जो यूज होते हैं वो होता है ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड, और एनटीजी, नाइट्रोजोग्युनाडिन. ठीक है, ये आपके कुछ ग्वानिडीन, ये आपके नाइट्रोजोग्वानिडीन और इथीडियम ब्रोमाइड कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउ द लैक, जो आपका लैक नेगेटिव स्ट्रेन होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, जो जिसमें हायर प्रोटीनेजेस और पेप्टाइडेजेस होते हैं, वो इसमें काफी promising candidate है to be used as an starter strain for increased ripening in cheese making. थर्ड आपका इसमें आता है कैटेगरी एडजंक्ट स्टार्टर्स. एडजंक्ट स्टार्टर्स क्या होते हैं आपके? जनरली दिस अप्रोच रिलाइज हेवीली ऑन द यूज ऑफ लैक्टोबैसिलाई which intensify the cheese flavor production when used in combination of lactococci. तो जो आपका लैक्टोकोकाई जो आपके चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ साथ लैक्टोबैसिलस के कुछ स्ट्रेन्स को यूज करते हैं, जिससे कि जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है चीज में. ये माना जाता है कि एडिशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ एडजंक्ट कल्चर्स modify the proteolysis resulting in the higher concentration of amino acids. अगर थोड़ी सी अमाउंट में आपका लैक्टोबैसिलाई एज एन एडजंक्ट कल्चर डाला जाता है चीज मेकिंग में, तो वो प्रोटियोलिसिस को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देता है, जिससे कि अमीनो एसिड ज्यादा से ज्यादा लिबरेट होते हैं और इसी वजह से चीज में फ्लेवर इंक्रीज हो जाता है. जो लैक्टोबैसिलाई हो सकता है वो मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक स्ट्रेन से मिल भी हो सकते हैं, और मीजोफिलिक स्ट्रेन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो थर्मोफिलिक लैक्टोबैसिलाई के स्ट्रेन्स हैं वो जल्दी डाई आउट कर जाते हैं चीज मेकिंग में, और लाइज मतलब टूट जाते हैं, और उनके जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो जल्दी रिलीज होते हैं चीज कर्ड में, जिसकी वजह से फ्री अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं. जो आपके थर्मोफिलिक लैक्टोबैसिलाई होते हैं वो डू नॉट ग्रो इन चीज लाइक cheddar चीज, बट इफ दे आर एडेड विद अदर चीज स्टार्टर्स दे इंटेंसिफाई द फ्लेवर. जो आपकी नेक्स्ट टेक्निक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की. जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स के थ्रू आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जीन्स की, जो कि आपके स्टार्टर कल्चर्स की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, एंड दे विल बी गुड इन एक्सप्रेसिंग द प्रोटीनेजेस with other intracellular enzymes and they can play a very important role in cheese ripening. So इसमें इसकी स्टार्टिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग की कैसे हुई? जब हमारे पास कंप्लीट जीनोम आया लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीशीज लैक्टिस का स्ट्रेन 1403. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इसमें वायबल, सस्टेनेबल एंड प्रॉमिसिंग टूल है ये फॉर द एक्सेलरेटिंग द चीज राइपनिंग. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आज हमने पढ़ा वो
चेंजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किए जा सकते हैं फॉर द चीज डेवलपमेंट, दैट इज द attenuated starter cultures. Then we studied mutant starter strains, adjunct starters, and the technique of genetic engineering for the production of cheese.